भारत की आजादी के बाद जब पूरा देश लोकतंत्र की नई सुबह का स्वागत कर रहा था, तब विंध्य की धरती अपने अंदर एक और उबाल समेटे हुए थी। यहां स्वतंत्रता की लड़ाई केवल अंग्रेजी शासन से नहीं, बल्कि सामाजिक असमानताओं और सामंती बेड़ियों से भी लड़ी जा रही थी। रीवा आजादी के बाद लोकतांत्रिक संघर्षों का अखाड़ा बनने वाला था, क्योंकि यहीं से निकले थे वे नौजवान जिन्होंने सत्ता के गलियारे में समाजवाद की आवाज बुलंद करते हुए उस दौर में नेहरू गांधी के प्रभाव वाली कांग्रेस को चुनौती देते हुए विंध्य प्रदेश को देश की राजनीति के केंद्र में ला दिया था। यह कहानी है रीवा की लोकतांत्रिक यात्रा को स्वर देने वाले समाजवाद की, जिसकी गूंज विंध्य क्षेत्र में ऊंचे महलों की दीवारों से लेकर गलियों में आम जनता तक सुनी जा सकती है। विंध्य क्षेत्र में राजनीतिक पार्टियों का उदय और उनकी यात्रा, इस विषय पर पिछले वीडियो में हमने रीवा और विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस की स्थापना के बारे में आपको बताया था। चलिए आज जानते हैं यहां सोशलिस्टों अर्थात समाजवादियों के राजनीतिक उदय के बारे में। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर एक समाजवादी गुट था, जिसकी स्थापना 1934 में उन लोगों ने की थी जिन्हें महात्मा गांधी के आध्यात्मिक रहस्यवादी सोच और तर्क विरोधी विचार पसंद नहीं थे, लेकिन इसके साथ ही ये कम्युनिस्ट पार्टी के रवैये से भी सहमत नहीं हुआ करते थे। इसके फलस्वरूप इन्होंने कांग्रेस के अंदर ही एक सोशलिस्ट गुट की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था एक विकेंद्रीकृत समाज जहां आर्थिक शक्ति बड़े पूंजीवादियों के पास न होकर किसान, मजदूर, सहकारी समितियों और स्थानीय निकायों के पास भी हो, अर्थात सभी को बराबर हक और आर्थिक अधिकार मिले। इस गुट के प्रमुख नेता थे जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया और मीनू मसानी। आजादी के पूर्व तक ये दल कांग्रेस में ही रहा, पर आगे कांग्रेस नेतृत्व से मतभेदों के चलते यह कांग्रेस से अलग हो गया। विंध्य में भी कांग्रेस पार्टी के कुछ युवा कार्यकर्ता इस गुट से अत्यंत प्रभावित थे। ऐसे ही युवाओं ने 1946 में जगदीश चंद्र जोशी के नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट की नींव यहां पर रखी थी। सोपा के राष्ट्रीय सचिव मोहनलाल गौतम ने इसे विधिवत मान्यता भी दी थी। जगदीश चंद्र जोशी के नेतृत्व में बने इस समाजवादी गुट में यमुना प्रसाद शास्त्री, कृष्णपाल सिंह, श्रीनिवास तिवारी, चंद्र प्रताप तिवारी, अच्युतानंद मिश्र और शिव कुमार शर्मा शामिल थे। दरअसल विंध्य की राजनीति में ये सोशलिस्ट दूसरी पीढ़ी का नेतृत्व कर रहे थे। सामान्य ग्रामीण परिवेशों से निकली ये पीढ़ी जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ रही थी और उम्र के उस दौर से गुजर रही थी जिसे तरुणाई कहते हैं। ये पीढ़ी कांग्रेस के राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित तो थी, लेकिन साथ ही ये रीवा में लोकप्रिय महाराज गुलाब सिंह के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार के षड्यंत्रों और उससे होने वाली फजीहत को भी देख रही थी। इसके साथ ही राज्य भर में किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। पवाईदारों के शासन वाले रियासत के क्षेत्रों में 50% किसान भूमि से बेदखल थे। चूंकि महाराज गुलाब सिंह द्वारा नए पवाई रूल्स लगाकर सामंतों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया था, इसके साथ ही उनकी सादगी और सामाजिक सुधार के कई प्रयासों के कारण इन तरुण युवाओं के मन में महाराज गुलाब सिंह के प्रति सहानुभूति थी। ये सभी युवा रीवा के दरबार कॉलेज में पढ़ा करते थे। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया था, लेकिन वैचारिक रूप से ये कांग्रेस के बुजुर्ग नेताओं से कई मामलों में असहमत होते थे। इसके साथ ही महाराज गुलाब सिंह भी कांग्रेस के विरुद्ध इन युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे थे। जैसे कि स्वयं जगदीश चंद्र जोशी ने कभी ये बात स्वीकार की थी कि वो बराबर महाराज गुलाब सिंह से परामर्श लिया करते थे। इसीलिए ये युवा नेता महाराजा गुलाब सिंह के पक्षधर थे, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस के बुजुर्ग नेता राज प्रमुख मार्तन सिंह के पक्षधर थे। तो अगर देखा जाए तो उस समय की राजनीति में भी राजमहल की केंद्रीय भूमिका हुआ करती थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय से ये तरुण छात्र महात्मा गांधी के एक आह्वान और पद्मधर सिंह की शहादत से प्रभावित होकर आंदोलन में कूदे थे। चूंकि रीवा में भारत छोड़ो के समानांतर ही राजा बहोरा आंदोलन भी चल रहा था। इन समाजवादी गुट के युवाओं ने जो पहला आंदोलन राज्य भर में किया था, वो था भूमिहीन किसानों और जमींदार उन्मूलन के लिए, जिसके कारण तत्कालीन रीवा सरकार को टेनेंसी एक्ट में कुछ संशोधन करने पड़े थे।
इन युवा समाजवादियों ने पूरे राज्य भर के गांवों का पैदल ही भ्रमण किया और किसान और मजदूरों से मिले। बताइए, कांग्रेस में रहते हुए ही ये गुट अपनी ही सरकारों के विरुद्ध आवाज उठाता रहता था। देश की आजादी के बाद 3 जून 1948 को रीवा और बुंदेलखंड की 34 रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश का निर्माण हुआ और 10 जुलाई को कप्तान अवधेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में यहां का मंत्रिमंडल बना। लेकिन कांग्रेस के समाजवादी गुट के युवा तुर्क इस मंत्रिमंडल के प्रखर विरोधी थे। जगदीश चंद्र जोशी उनके लीडर हुआ करते थे, जिनके पीछे युवाओं का हुजूम था, जिनके आदर्श थे जयप्रकाश नारायण। दरअसल महात्मा गांधी की हत्या के बाद ही मार्च 1948 में नासिक में हुए कांग्रेस सम्मेलन में सोशलिस्टों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया था और इसके साथ ही अब वो अपनी पार्टी का विस्तार चाहते थे। विंध्य में समाजवादी युवा तुर्कों के आंदोलन ने केंद्रीय नेतृत्व को अत्यंत प्रभावित किया। जो भूमि उन्हें सोशलिस्ट राजनीति के अनुकूल लग रही थी, जिसके फलस्वरूप आजादी की पहली वर्षगांठ में ही राम मनोहर लोहिया का यहां आगमन हुआ। उनके स्वागत में युवा छात्रों का हुजूम उमड़ पड़ा। इससे अभिभूत हो लोहिया जी ने यहां नारा दिया, एक पांव रेल में तो एक पांव जेल में। 1949 में सोशलिस्टों का पटना में सम्मेलन हुआ। रीवा से जगदीश चंद्र जोशी, यमुना प्रसाद शास्त्री और श्रीनिवास तिवारी के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं का जत्था पटना रवाना हुआ। इस सम्मेलन के तुरंत बाद ही जोशी जी सोशलिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति में आ गए, जबकि उनकी उम्र उस समय चुनाव लड़ने की भी नहीं थी। इस सम्मेलन में रीवा के युवा तरुणाइयों को लोहिया, जयप्रकाश, अच्युत पटवर्धन और आचार्य नरेंद्र देव का मार्गदर्शन मिला और वे रीवा लौटकर दोगुने उत्साह के साथ सक्रिय हो गए। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि स्टेट टाइम पर ये पूरा क्षेत्र जो था वो सामंतों के बीच बटा हुआ था और सामंत यहाँ 2 वर्ग के थे। एक तो छत्ती थे सामंत और दूसरे ब्राह्मण थे सामंत। तो छत्तियों में से बघेल ज़्यादा थे और कुछ और जागीरदार, इलाकेदार, पवाईदार थे। कुल मिलाकर 3/4 क्षेत्र में क्षत्रियों का सामंतवाद था और 1/4 में ब्राह्मणों का था। ब्राह्मणों में अनसुईया तिवारी जो है ये सब पवाईदार थे, सब इलाकेदार थे। ये अपने को राजा के ही सब कक्ष अपने को मानते थे और इनका कार्यकलाप जो है आर्थिक रूप से ये लोग सामंत थे, सामाजिक रूप से अर्थ भी सामंत थे। और जो क्षत्रिय जो सामंत थे वो आर्थिक रूप से और भौतिक रूप से और हर प्रकार के सामंती उनमें घुसा हुआ था। तो एक वर्ग जो था वो इसके अलावा वो जिसको शोषित वर्ग कहते हैं, वो शोषित वर्ग इनसे इतना दुखी था कि चाहता था कि इनसे हमको किसी प्रकार से थोड़ी सी राहत मिले और वो राहत के तलाश में वो घूम रहा था। अब राहत कहाँ से शुरू होती है, इनको थोड़ा सा राहत मिलती है। 1935 में जब महाराजा गुलाब सिंह ने रीवा राज कानून बनाया तो किसानों को भी थोड़ी सी राहत दिया। उन्होंने एक नया कानून बनाया और 55-45 गैर हकदार, इस प्रकार के गरीब लोगों को जिसके पास कोई हक नहीं था उनको काश्तकारी का हक दिया। इससे सामंत लोग नाराज़ हो गए और सामंत लोग नाराज़ हो गए, महाराजा के खिलाफ बगावत कर दी है। तो जो लोग महाराज के साथ आए, महाराज के विचारों से सहमत हुए, उन्होंने अपनी सोच जो है थोड़ा सा तेज कर दिया, प्रबल कर दिया। उस आज़ादी के बाद जब महाराजा गुलाब सिंह गिरफ्तार हो गए और बाहर चले गए, तब ये लोगों ने जो सामंत की विरोध करने वाले जो लोग थे, इन लोगों में थोड़े सी सुगबुगाहट हुई आगे बढ़ने के लिए। आज़ादी के पहले और 42 के पहले ये दबे रहे, इसलिए दबे रहे कि उस समय भीषण भूखमरी थी, भीषण अकाल था, हर चीज़ों का अभाव था, सेकंड बंटवारा चल रहा था। लेकिन
47 में जैसे आज़ाद हुए ऐसे वो लोग उभरे, और उभरने के बाद रीवा में सबसे पहले प्रजामंडल नाम की एक संस्था और दूसरा रामराज नाम की दूसरी संस्था यहाँ स्थापित हुई, लेकिन कुछ ही लोगों के बीच में वो रह गई। अब आगे चलने के बाद सन 42 में जब आज़ाद हिंद फोर्स बनी, तब यहाँ जगदीश जोशी उस फोर्स के सदस्य थे, और जो आपका आज का नगर निगम नगर पालिका भवन है उसके सामने ये शाखा लगाते थे, और वहाँ जब इकट्ठा होते थे तो इनका विचार जो था वो सुभाष चंद्र बोस से जुड़ता था, और थोड़ा डॉक्टर लोहिया के साथ जुड़ने लगा था। यहीं से इसका सोर्सेस का जन्म हुआ रीवा में, और आगे चल करके फिर इसके वाहक बने नवयुवक लोग। उन नवयुवकों में से सबसे पहले जोशी जी रहे, फिर जमुना प्रसाद शास्त्री आ गए, फिर श्रीनिवास तिवारी आ गए, फिर कृष्णपाल सिंह आ गए, फिर रामकिशोर शुक्ला आ गए, फिर तेजराज द्विवेदी आ गए, फिर केशव सिंह आ गए सीधी से, फिर उसके चंद्र प्रताप तिवारी शामिल हो गए। इस प्रकार से नवयुवकों का एक बहुत बड़ा दल हर पूरे क्षेत्र से रीवा से जुड़ता चला गया, और जुड़ते ये लोग राष्ट्रीय स्तर पर डॉक्टर लोहिया से, जयप्रकाश नारायण से, अशोक मेहता से, मणि बागरी से, हेम बरुआ से, जॉर्ज फर्नांडिस से, शालिग्राम जायसवाल से, और छुन्नन गुरु से, जो राष्ट्रीय स्तर के सोचते थे, इसे जुड़ने के बाद इन्होंने एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया 1952 में। ये सब लोग इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद रीवा के जो घोघर है रिपनिया, ये मैदान था उस समय, उस मैदान में पूरे रीवा के गरीब तबके के लोग, वंचित पिछड़े हुए, जो राजशाही से और सामंतशाही से दुखी थे, वो सब इकट्ठा हुए। बहुत विशाल एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में छात्र भी इकट्ठा हुए, और छात्र होने के बाद इकट्ठा होने के बाद बड़े लोगों के भाषणों के बाद, उनके विचारों के बाद यहाँ सोशलिस्ट जो रेंग रही थी वो दौड़ने लगी। लेकिन इसी बीच अवधेश प्रताप सिंह के नेतृत्व वाला मंत्रिमंडल महज 10 माह ही चल सका। गृह मंत्री सरदार पटेल विंध्य प्रदेश को मध्य प्रांत में मिलने की धारणा बना चुके थे। किसानों की बेदखली के बाद समाजवादियों को एक नया मुद्दा मिल गया। राम मनोहर लोहिया ने आंदोलन छेड़ने का निर्देश दिया। इसके बाद 2 जनवरी 1950 को समाजवादियों ने विंध्य के विलयन के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। पहले ही दिन बस स्टैंड पर चक्का जाम करवाने आए युवाओं और पुलिस के मध्य झड़प हो गई, जिसके बाद हुए गोलीकांड में गंगा, चिंताली और अजीत विंध्य प्रदेश के विलीनीकरण के आंदोलन में शहीद हो गए। लिहाजा युवा भड़क गए और आंदोलन ज्यादा तीव्र हो गया। आंदोलन को लीड कर रहे जगदीश जोशी, यमुना प्रसाद शास्त्री, श्रीनिवास तिवारी और अच्युतानंद मिश्रा जैसे नेताओं को गिरफ्तार करके रीवा के केंद्रीय जेल में भेज दिया गया। लेकिन वहां के अधिकारियों से झड़प के बाद इन्हें मैहर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। ये नेता लगभग 2 महीने तक जेल में रहे। इसी बीच सोशलिस्ट पार्टी ने रीवा में किसान हिंद पंचायत का आयोजन बुलाया, जिसके बाद इन्हें मैहर जेल से उसी दिन रिहा कर दिया गया जिस दिन आयोजन होने वाला था। सरकार की शायद यही मंशा थी, इनकी अनुपस्थिति में आयोजन की तैयारी कौन करेगा और आयोजन असफल हो जाएगा। लेकिन इसके उलट रीवा में हजारों की भीड़ निपनिया के सभा मैदान में इकट्ठी हुई और आयोजन शुरू हो चुका था। उसी समय मैहर जेल से छूटकर ये नेता जब सभा स्थल पर पहुंचे तो राम मनोहर लोहिया जी इन्हें देखकर जोर से चिल्लाए, जोशी, यमुना, श्रीनिवास। भीड़ बस इसी पल का इंतजार कर रही थी और हजारों की भीड़ जिंदाबाद जिंदाबाद करते हुए इन नेताओं का अभिवादन करने लगी। दरअसल समाजवादी युवाओं के इस जबरदस्त आंदोलन ने सरकार को विंध्य का विलय रोकने पर विवश कर दिया और विंध्य प्रदेश का अस्तित्व बरकरार रहा। लेकिन सरकार ने इसके पूर्ण राज्य की जगह केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया, जिसके बाद समाजवादी नए नारे विंध्य प्रदेश बचाएंगे, धरना सभा बनाएंगे के साथ इस आंदोलन की तैयारी करने लगे।
इसी बीच देश भर में प्रथम आम चुनावों की घोषणा कर दी गई। इतिहास में पहली बार भारतीय जनता लोकतांत्रिक सरकार चुनने वाली थी। विंध्य प्रदेश में विधानसभा की 60 सीटें थी। युवा समाजवादियों ने जोश के साथ चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी। एक तरफ कांग्रेस और उसके साधन संपन्न उम्मीदवार थे, तो दूसरी तरफ संसाधन विहीन सोशलिस्ट युवा राजनेता। लेकिन उसके बाद भी इन युवा तुर्कों ने कांग्रेस को जबरदस्त टक्कर दी। देश की आज़ादी की अगुआ और सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को विंध्य में कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ा। हालांकि लोकसभा के चुनावों में तो कांग्रेस को ही सफलता मिली, लेकिन 60 सदस्यीय विंध्य प्रदेश में 11 सीटें जीतकर सोशलिस्ट पार्टी सबसे बड़ा विपक्षी दल बनकर उभरा, जबकि 44 सीटें जीतकर कांग्रेस ने पंडित शंभूनाथ शुक्ल के नेतृत्व में सरकार बनाई। उस समय रीवा जिले में 11 विधानसभा सीटें हुआ करती थी, जिसमें से 6 सीटें कांग्रेस ने जीती, जबकि 3 सीटें सोपा ने। इस चुनाव में विंध्य की जनता ने युवा समाजवादियों को हाथों हाथ उठा लिया था। रीवा विधानसभा से जगदीश चंद्र जोशी और मनगवा से श्रीनिवास तिवारी विधायक बने। तिवारी जी ने तो बघेलखंड कमेटी के पहले अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार लाल यादवेंद्र सिंह को चुनाव हराया था, जबकि इनके एक और प्रमुख साथी यमुना प्रसाद शास्त्री सिरमौर विधानसभा सीट से हारोल साहब से चुनाव हार गए थे। सोचिए क्या अद्भुत चुनाव रहे होंगे। आज सोचकर भी मन रोमांचित हो उठता है। एक दूसरे का बराबर सम्मान, कोई कटुता नहीं। सोपा के तीसरे विजेता मऊगंज आरक्षित सीट से साहदेई थे। बाकी सीटों में एक निर्दलीय और एक राम राज्य परिषद ने जीती थी, जबकि एक सीट किसान मजदूर पार्टी ने सिरमौर से जीती थी। दरअसल विंध्य में कांग्रेस के संस्थापक और कप्तान साहब के कैबिनेट मंत्री नर्मदा प्रसाद सिंह ने कांग्रेस छोड़कर आचार्य कृपलानी की मजदूर पार्टी ज्वाइन कर ली थी। वो मजदूर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे और सिरमौर सीट से विधायक चुने गए थे। लेकिन समाजवादियों को सर्वाधिक सफलता मिली सीधी जिले में, जब वहां से देवसर को छोड़कर जहां जनसंघ को जीत मिली थी, बाकी सभी विधानसभा सीटों में सोशलिस्टों को ही विजय मिली। यहां सिंगरौली विधानसभा से सुमित्री देवी और श्याम कार्तिक को विजय मिली, तो सीधी और मड़वा से चंद्र प्रताप तिवारी और दाढ़ी चुनाव जीते। चुरहट से जगत बहादुर सिंह और कनपुरा विधानसभा से भाईलाल मिश्र को जीत मिली थी। कांग्रेस के लिए यह बहुत बड़े झटके के समान था। वो इस जिले में अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी। सोपा के ही टिकट पर शहडोल क्षेत्र के व्यवहारी से रामकिशोर शुक्ल भी विधायक चुने गए थे। विंध्य प्रदेश की जनता ने समाजवादियों को हाथों हाथ लिया था। चुनाव जीते श्रीनिवास तिवारी और जगदीश चंद्र जोशी तो 25 से कम उम्र का होकर चुनाव जीते थे, जिसे हाई कोर्ट में चुनौती भी दी गई थी। चुनाव के बाद जगदीश चंद्र जोशी देश के इतिहास में सबसे कम उम्र के नेता प्रतिपक्ष बने। लेकिन सोशलिस्ट राजनीति को धक्का तब लगा जब आचार्य नरेंद्र देव और आचार्य कृपलानी चुनाव हार गए। जेपी और लोहिया ने चुनाव लड़ा ही नहीं था। उसके बाद 1953 में मध्य प्रांत के पचमढ़ी में सोपा के सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया, समाजवाद की मजबूती के लिए समान विचारधारा वाले दलों का आपस में विलयन कर दिया जाए। जिसके बाद आचार्य कृपलानी की कृषक मजदूर पार्टी का विलय सोपा में हो गया और सोपा बन गई प्रसोपा, अर्थात प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। अब एक मजेदार बात और देखिएगा। अब इस नई पार्टी के विंध्य इकाई के अध्यक्ष पता है आपको कौन बने? हारोल नर्मदा प्रसाद सिंह, जिन्होंने रीवा में कांग्रेस की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई थी। खैर यह भी वक्त और राजनीति की बात है, लेकिन जल्द ही 1955 में यह दल फिर से 2 गुटों में बंट गया। प्रसोपा के अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव और सोपा के थे लोहिया जी। इस विघटन के बाद विंध्य में भी 2 सोशलिस्ट गुट हो गए। प्रसोपा के यमुना प्रसाद शास्त्री और चंद्र प्रताप तिवारी, जबकि सोपा के जगदीश चंद्र जोशी और श्रीनिवास तिवारी प्रमुख नेता हुआ करते थे। 1956 में एक बार फिर से राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर विंध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश में विलयन का फैसला किया गया, जिसका समाजवादियों ने विरोध करने का फैसला किया और इन्होंने सड़क से लेकर विधानसभा तक जबरदस्त लड़ाई लड़ी। लेकिन सरकार ने इस बार विंध्य विलय को ठान रखा था। परिणाम स्वरूप विंध्य का विलय मध्य प्रदेश में हो गया। लेकिन समाजवादियों की धाक यहाँ कम नहीं हुई।
जब प्रसोपा के चंद्र प्रताप तिवारी मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बने। इसके बाद विंध्य के समाजवादियों ने लोहिया के नेतृत्व में गोवा मुक्ति आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। शास्त्री जी की आंख इसी दौरान खराब हुई थी, लेकिन पहले आचार्य नरेंद्र देव और फिर 1967 में लोहिया की मृत्यु के बाद समाजवादी दल कमजोर हो चले थे। जेपी ने सक्रिय राजनीति से किनारा कर लिया था, लिहाजा समाजवादी बिखरने लगे थे। इसी बीच चंद्रशेखर जैसे युवा तुर्क समाजवादी के प्रभाव में आकर इंदिरा गांधी ने कई ऐसे फैसले लिए जो सोशलिस्टों के अनुसार थे, जैसे बैंकों का एकीकरण, राजाओं के प्रीवी पर्स का खात्मा, जिसके बाद बहुत सारे समाजवादियों का रुझान कांग्रेस की तरफ होने लगा। जगदीश चंद्र जोशी और श्रीनिवास तिवारी के नेतृत्व में विंध्य के कई पुराने सोशलिस्ट कांग्रेस में चले गए, लेकिन शास्त्री जी बने रहे, जबकि कृष्णपाल सिंह और रामकिशोर शुक्ल पहले ही कांग्रेस में जा चुके थे। 1975 में जेपी के नेतृत्व में चले पूर्ण स्वराज और आपातकाल के आंदोलन के बाद शास्त्री जी 2 बार लोकसभा पहुंचे। एक तरह से वो विंध्य में सोशलिस्ट राजनीति के आखिरी स्तंभ थे, और उनके निधन के साथ ही समाजवादी राजनीति का भी अवसान हो गया। आज भले ही रीवा में कुछ गिनती के सोशलिस्ट कार्यकर्ता बचे हों, लेकिन कांग्रेस सरकार के विरुद्ध किए गए उनके संघर्ष आज भी याद किए जाते हैं। आज विंध्य की राजनीति में भले ही नए राजनीतिक समीकरण बन चुके हैं, लेकिन अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो साफ दिखाई देता है कि इस धरती के लोकतांत्रिक चरित्र के निर्माण में सोशलिस्ट युवाओं और उनके संघर्षों की प्रमुख भूमिका थी, जिन्होंने अपनी तरुणाई किसानों, मजदूरों और आम जन के हक की लड़ाई में खर्च कर दी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। जुड़े रहें हमसे, यानी शब्द सांची विंध्य से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।